जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज आपका एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ गया है और उम्मीद करता हूँ आप में से किसी ना किसी का उसमें हो गया होगा। जिसका हो गया है उसको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, एक बार पुनः अपनी ऊर्जा के साथ दोबारा तैयारी करेंगे और देखेंगे हमने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बार हम दुगने जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है, आपको दुख मनाकर बैठना नहीं है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज हम क्या देखने वाले हैं तो आपको बता दें, अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी एमटीएस या फिर यूपी पुलिस या फिर अगली जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें जो जीएस जीके का पोर्शन पूछा जाता है उससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और टॉप 25 प्रश्न आज हम देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्या कह रहा है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें। देखो, ऐसा है कि आज एसएससी जीडी का कट ऑफ हाई गया है। देखो, आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का आज कट ऑफ हाई गया है। ठीक है, क्योंकि पेपर आसान था। जब पेपर आसान होता है तो कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मेहनत नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत और अपने आप पर विश्वास करें। किस्मत जुए में आजमाई जाती है। ठीक है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, आज आपका पेपर नहीं हुआ है, आपको दुख नहीं मनाना है, आपको दुगनी तैयारी के साथ उसमें जुट जाना है, तैयारी करना है। ठीक है साथी, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्या कह रहा है साथी, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसके संस्थापक कौन थे? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सर गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, ये महात्मा गांधी के क्या है, राजनैतिक गुरु हैं। जो एम के गांधी हैं, एम के गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है? याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। इनके बारे में याद रखेंगे, जस्टिल रानाडे या फिर महादेव गोविंद रानाडे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी, याद रखेंगे। इसके अलावा सर मदन मोहन मालवीय के बारे में बताएंगे। तो इनको हम ऐसे व्यक्ति जिनके नाम में 5 बार माँ आता है, इस तरह से पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अब हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके बारे में याद रखेंगे। 1916 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। किसकी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, और सरोजिनी नायडू के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू सर कौन है? तो याद रखेंगे, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सॉरी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है सर? तो याद रखेंगे, ये आपकी हो जाएंगी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या कह रहा है साथी, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनबाद। सर धनबाद कहाँ पर पड़ता है? तो याद रख लेंगे, धनबाद आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पर? याद रखेंगे, धनबाद आपका कहाँ पर पड़ता है सर? झारखंड में पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, धनबाद कहाँ पर? झारखंड में। सर खनन अनुसंधान संस्थान क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब हम पृथ्वी से कोई चीज़ निकालते हैं, पृथ्वी से जब जैसे आपने मोरम निकाली, मोरम के अलावा आपने क्या निकाला, उसमें से कोई ऐसे तत्व निकाले, लोहा वगैरह, अयस्क निकाले, इसके अलावा जो भी तत्व निकालते हैं हम पृथ्वी से, उनको क्या कहते हैं? खनन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खनन के नाम से। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन इन तत्वों को निकालने के लिए एक संस्थान की व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा, और इसका नाम है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। और इसका सर मुख्यालय कहाँ पर है? तो धनबाद, धनबाद झारखंड में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, धनबाद झारखंड में आपका क्या है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम रांची की। तो रांची सर एकमात्र ऐसी राजधानी जो कहाँ पर स्थित है आपकी, आपको पता होगा, कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर साथी? आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी कौन है? तो आपकी हो जाएगी रांची, झारखंड की राजधानी। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है?
तो चंडीगढ़ में आप लोग याद रखेंगे शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्या याद रखेंगे? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट सर कहाँ पर है? ये आपका चंडीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब, हरियाणा और स्वयं में चंडीगढ़ की। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? क्या कह रहा है साथी? जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें जो आपने खाद्य पदार्थ रखते हैं, भोजन रखते हैं, यदि उसको आपको सुरक्षित रखना है तो उसका तापमान कितना रहना चाहिए? तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर का तापमान होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस। कितना साथी? याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सर रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो इसमें याद रखेंगे फ्रिज को हम ई रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने घर में फ्रिज होते हैं इनको क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या लिखा है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो फ्रिज। ठीक है, 2 अक्षर देखेंगे तो इसमें फ्रिज दिखाई देगा। और उसके अंदर जो हम सामान रखते हैं, अपनी सब्जियाँ हैं या कोई खाने के पदार्थ जिनको हमें सुरक्षित रखना है, तो उसके फ्रिज के अंदर का तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है सर? आपको पता होगा, इस तापमान पर पानी क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। क्या होता है सर? इस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? देखो साथी, ये तो हर किसी को पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? आपका सुंदरबन का डेल्टा। क्या हो जाएगा? आपका सुंदरबन का डेल्टा इज द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अमेजन बेसिन कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखेंगे सर ये ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पर? अमेजन बेसिन आपका सर कहाँ पर पड़ता है? ये आपका ब्राज़ील में पड़ता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पर सर? अमेजन बेसिन ब्राज़ील में पड़ता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। और अमेजन वर्षा वन भी इसी को कहा जाता है। और ये दुनिया में अकेले दम पर 20% ऑक्सीजन देता है। क्या देता है सर? 20% ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन देता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अमेजन वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आपका सुंदरबन का डेल्टा, लेकिन अमेजन वर्षा वन दुनिया को अकेले दम पर 20% क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड पर वर्तमान में, ग्रीनलैंड पर आपका किसका कब्जा हो जाएगा? याद रखेंगे डेनमार्क का कब्जा है। किसका सर? ग्रीनलैंड पर आपका डेनमार्क का कब्जा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। कांगो बेसिन कहाँ पर पड़ता है? ये आपके साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहीं पर कांगो बेसिन भी पड़ता है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का सुपर कंप्यूटर परम कामरूप कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्या कह रहा है साथी? जो आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, परम कामरूप को हमने किया है आईआईटी गुवाहाटी में। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट है सर, ये कहाँ पर पड़ती है? तो आईआईटी गुवाहाटी आपकी असम में पड़ती है। कहाँ पर? असम की एक क्षेत्र है, जिला है, जिसका प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी शहर है। वहाँ पर आपके असम में आईआईटी गुवाहाटी पड़ती है, जहाँ पर आपका परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आईआईटी गांधीनगर की बात कर लें तो सर आईआईटी गांधीनगर में आपका परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित है। कौन सा? याद रखेंगे, परम अनंत सुपर कंप्यूटर सर कहाँ पर है? परम अनंत पूछ लेगा तो आईआईटी गांधीनगर में बताएंगे। आईआईटी रुड़की में क्या बताना है आपको? आपको आईआईटी रुड़की में सर बताना है परम परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। कौन सा? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आईआईटी रुड़की में। सॉरी, आईआईटी रुड़की में नहीं, खड़गपुर में परम शक्ति हो जाएगा और रुड़की में क्या हो जाएगा? परम गंगा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। परम गंगा आपका रुड़की में हो जाएगा। ठीक है, रुड़की कहाँ पर पड़ता है? तो आप लोग याद रख लेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, तो इस प्रकार रुड़की उत्तराखंड में और परम गंगा गंगा नदी के नाम पर सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है। ये कहाँ पर है? आईआईटी रुड़की में। और खड़गपुर कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखेंगे ये राजस्थान में पड़ता है सर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। और इसमें क्या है? परम शक्ति स्थापित किया गया है। क्या सर? इसमें आपका परम शक्ति स्थापित किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, खड़गपुर में आपका परम शक्ति है, आईआईटी रुड़की में आपका परम गंगा है, गुवाहाटी में परम कामरूप है, गांधीनगर में परम अनंत है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? क्या कह रहा है? जो भारतीय संविधान है सर, इसमें कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भारतीय संविधान में सर कितने आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के सब आपातकाल हैं। सर कौन कौन से 3 आपातकाल हैं? तो आप लोग इस तरह से सारणी बनाएंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आपात। क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले हम लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, ये किस में है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। कहाँ पर? इस प्रकार से बनाएंगे आप, राष्ट्रीय आपातकाल लिखेंगे और उसमें लिखेंगे अनुच्छेद 352।
ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर लिखेंगे राष्ट्रपति शासन। क्या लिखेंगे साथी? इस पर लिखेंगे राष्ट्रपति शासन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन आप किस नंबर पर? 2 पर लिखेंगे और इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 356। क्या लिखेंगे सर? राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356 लिखेंगे। इसके अलावा तीसरे बात में लिखेंगे वित्तीय आपातकाल। क्या लिखेंगे साथी? तीसरी लाइन में बनाएंगे वित्तीय आपातकाल। सर वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये अनुच्छेद 360 में है। कहाँ पर है? 360 में। और याद रखेंगे इनमें से एक इस तरह से लाइन और खींचेंगे, इसमें याद रखेंगे वित्तीय आपातकाल को हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, साड़ी बना लेंगे, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है और यूएसए से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 है और 1935 के अधिनियम से इसको शामिल किया गया है। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 में अंग्रेजों के समय आया था, इसी अधिनियम में आपका राष्ट्रपति शासन था, अनुच्छेद 356 में इसको स्थान दिया गया है। लेकिन बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, तो सर इसको हमने जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी के वीवर संविधान से। कहाँ के? जर्मनी के वीवर संविधान से लिया है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। तो हमसे पूछा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? सर पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक क्वेश्चन में आपको 3 जानकारियाँ मिली। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन है? क्या कह रहा है? भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जोग जलप्रपात की बात करें तो 253 मीटर है। सर कितना मीटर है? 253 मीटर है। इसके अलावा क्या सर इससे भी बड़ा भारत में कोई जलप्रपात है? तो याद रखेंगे कुंचकिल जलप्रपात। क्वेश्चन पूछ लेगा साथी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है साथी? ये आपका कुंचकिल जलप्रपात है। और कुंचकिल जलप्रपात की हाइट कितनी है? तो याद रखेंगे 455 मीटर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, कुंचकिल जलप्रपात है और सर ये वहावी नदी पर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सी नदी है सर? वराही नदी। सॉरी, वहावी नदी नहीं होगा, यहाँ पर वराही नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा सर? वराही नदी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कौन सी नदी? वराही रिवर पर आपका कुंचकिल जलप्रपात है और सर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछ लेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचकिल जलप्रपात 455 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एंजल जलप्रपात की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर सर? वेनेजुएला, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पर स्थित कौन है? याद रखेंगे वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसके अलावा बात करेंगे सर चित्रकूट जलप्रपात की। देखो चित्रकूट जलप्रपात जरूर इसका नाम है, लेकिन ये चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं है। याद रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात आपका झारखंड में है। कहाँ पर है सर? ये आपका झारखंड में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और नदी की बात करें कौन सी हो जाएगी? आपकी इंद्रावती नदी। कौन सी साथी? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। अहरबल जलप्रपात की बात करें तो सर ये आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में अहरबल जलप्रपात हो जाएगा। देखो हम बात करेंगे एक बार पुनः से भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात की, जिसमें आपका कुंचकिल जलप्रपात हो जाएगा बाराही नदी कर्नाटक में। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जोग जलप्रपात माना जाएगा, ये आपका शरावती नदी पर है। ये भी याद रखेंगे प्यारे साथी, शरावती नदी पर कौन सा है? ये आपका जोग जलप्रपात है, 253 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुंज और इसके अलावा बात करेंगे एंजल की, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात झारखंड में है इंद्रावती नदी पर, और अहरबल जलप्रपात आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोग इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो याद रखेंगे जो आपका राजराज प्रथम था, चोल वंश का एक शासक था राजराज प्रथम। सबसे पहले प्रश्न बनेगा सर चोल वंश की स्थापना किसने की? क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे चोल वंश की स्थापना, तो आप सभी याद रखेंगे इसकी स्थापना की थी विजया चोल ने। किसने? जो आपका विजयालय चोल था, विजयालय चोल के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, चोल वंश की स्थापना। सर स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 850 के AD के आसपास हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 850 ईस्वी के आसपास हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चोल वंश की स्थापना विजया चोल ने की थी, लेकिन सबसे प्रतापी शासक आपका राजराज प्रथम था, जिसने क्या किया था? श्रीलंका का उत्तरी भाग था। सर श्रीलंका का उत्तरी भाग कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे इस भाग का नाम था अनुराधापुरम। श्रीलंका का एक उत्तरी भाग पड़ता था जिसका नाम था अनुराधापुरम।
इस अनुराधापुरम का एक राजा था महीप फिफ्थ। क्या नाम था इस राजा का? नाम था सर महीप फिफ्थ। और महीप फिफ्थ को राजराज प्रथम ने हरा दिया और अनुराधापुरम पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम राजेंद्र चोल की। देखो ये तो आपका राजराज प्रथम था और राजराज प्रथम का एक पुत्र था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? राजेंद्र चोल। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। राजेंद्र चोल किसका पुत्र था सर? ये राजराज प्रथम का पुत्र था। और इसने क्या किया था सर? तो याद रखेंगे राजराज प्रथम का जो पुत्र था राजेंद्र चोल, इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। देखो पापा ने तो आधी श्रीलंका जीती, लेकिन बेटा ने क्या किया? पूरी श्रीलंका जीत ली। पूरा सीलोन जीतने वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा राजा था, तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम। इसके अलावा इसने मालदीव पर भी हमला किया था। किस पर? मालदीव पर हमला करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो ये भी याद रखेंगे, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, इसने क्या किया था? पूरी श्रीलंका जीत ली थी। लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न राजराज से और पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके बारे में? बृहदेश्वर मंदिर में। किसके बारे में सर? बृहदेश्वर मंदिर के। ये सर कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? आप ये लोग याद रख लेंगे, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। और इसी मंदिर का नाम एक राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से सर? राजराजेश्वर मंदिर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था श्रीलंका के उत्तरी भाग को किसने जीता? तो यानी कि पिताजी राजराज प्रथम ने। लेकिन पूरा श्रीलंका जीतने का क्वेश्चन पूछ ले तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कह रहा है? जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी। जो आपकी इंडियन स्ट्रगल पुस्तक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कैसे सर? युवा अध्यक्ष पूछ लेगा सर कौन थे, तो याद रखेंगे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आपके पहले शिक्षा मंत्री भी थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इनके क्वेश्चन एक पुस्तक इनकी पूछी जाती है, अति महत्वपूर्ण पुस्तक, कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, क्या पूछी जाती है? तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे मौलाना अबुल कलाम की कौन सी पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो सर जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ लेगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है आर्य समाज। क्या नाम है? आर्य समाज पुस्तक इनकी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। सर क्यों झूठ बोल रहे हो? आर्य समाज तो हमने पढ़ा है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ना कि पुस्तक लिखी थी। यदि पूछ लेगा सर आर्य समाज पुस्तक किसकी है, तो उसका राइट आंसर आपको लाला लाजपत राय ही लगाना होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज आपकी पुस्तक पूछे तो लाला लाजपत राय, या पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक कौन है, तो याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछ लेगा सर इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के लेखक कौन है सर, तो याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है सर? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या पूछा है सर? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में। प्रश्न पूछ लेगा सर कब बनी थी, तो याद रखेंगे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अधिवेशन सर? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन के तहत एनी बेसेंट भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन बात कर लें साथी सरोजिनी नायडू के बारे में, तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन सी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी आपको पीछे करवाया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, और ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कहाँ का अधिवेशन था सर? ये 1925 का आपका कानपुर का अधिवेशन था। क्वेश्चन पूछ लेगा कानपुर अधिवेशन में 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात करेंगे अरोड़ा आसापाली के बारे में। अरोड़ा आसापाली कौन थी? देखो सब, जब साथी आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था,
क्या चल रहा था आपका, भारत छोड़ो मूवमेंट चल रहा था। उस समय क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चला करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो गए। तो उस समय रेडियो पर भाषण देने वाली महिला कौन बनी थी पहली, रेडियो पर भाषण देने वाली पहली महिला कौन थी सर, अरोड़ा आसफ अली थी। कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरोड़ा आसफ अली ने रेडियो पर भाषण दिया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। राजकुमारी अमृत कौर की बात करें तो ये भारतीय कैबिनेट की पहली महिला मंत्री थी। भारतीय कैबिनेट की सर पहली महिला मंत्री कौन थी, पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी, ये याद रखेंगे, राजकुमारी अमृत कौर थी। और ये कौन सी मंत्री बनी थी, तो याद रखेंगे स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री थी, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। तो हमसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न कह रहा है साथी आपसे, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। कह रहा है साथी भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन आपका करता है एनसीओ, सॉरी सीएसओ। क्या करता है आपका सीएसओ, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन करता है। क्या करता है, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन सर कौन करता है, सीएसओ करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और बात कर लेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1951 में हुई थी। 1951 में सीएसओ की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। सर इसकी स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो याद रखेंगे पीसी महालनोबिस। आप सभी ने अच्छा नाम सुना होगा, इस बार इनको क्या मिला है, पीसी महालनोबिस जी को आपका पद्म विभूषण भी मिला है। पीसी महालनोबिस जी ने क्या की थी, तो याद रखेंगे पीसी महालनोबिस जी ने इसकी स्थापना की थी 1951 में। और सर याद रखेंगे ये दूसरी पंचवर्षीय जो मॉडल चला था पीसी महालनोबिस और नेहरू मॉडल कौन था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आय प्राकलन कौन करता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1951 में इसकी स्थापना होती है और यही इसको जारी करता है। और यदि पूछ ले इसने पहली बार कब जारी किया था, तो 1956 में इसने पहली बार जारी किया था। सर पहली बार कब जारी किया था, 1956 में। लेकिन सर इसके अलावा एक देखो, ये तो था केंद्रीय लेवल का, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान एक और है, इसका स्थापना 2006 में हुई है। इसकी स्थापना सर कब हुई है, तो याद रखेंगे 2006 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना की बात करें 2006 में हुई है। और क्वेश्चन पूछ लेगा इकोनॉमी से, यूपीपीसीएस लेवल की परीक्षा में पूछ लेगा कि ये कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई है, तो याद रखेंगे रंगराजन समिति। कौन सी समिति साथी, रंगराजन समिति की सिफारिश पर आपकी क्या हुई है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई है। 2005 का अधिनियम, 2006 में स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो विमल कुमार, वर्तमान में विमल कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये केंद्रीय सांख्यिकी अलग है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान अलग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर खोला था। क्या कह रहा है साथी, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर खोला था। तो आप लोगों को ये पता होगा कि अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए कहाँ पर थे, तो याद रखेंगे कहाँ पर आए थे, सभी याद रखेंगे ये कहाँ पर आए थे, पश्चिम बंगाल में, यानी कि कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेज कहाँ के राजा बने, तो कोलकाता के बने, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हार गया मीर जाफर, तो अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो चुका था। इसी प्रकार आप याद रख लेंगे इसी ट्रिक से। तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने क्या खोला, प्रथम मदरसा खोला। अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कब खोला, तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ लेगा सर कब खोला था, तो याद रखेंगे इस प्रथम मदरसा को इसने अंग्रेजों के द्वारा 1781 में खोला गया। सर कहाँ पर खोला गया, कलकत्ता में खोला गया। इस समय आपका गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग इस समय क्या था, इस समय गवर्नर था अंग्रेजों का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा बात करेंगे अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में यदि आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे मुस्लिम विश्वविद्यालय की। सर इसकी स्थापना 1875 में, कब साथी, 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके, सर सैयद अहमद खां, किसके द्वारा सर, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो 1875 में की थी। लेकिन ये विश्वविद्यालय कब बना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखो छोटे एग्जामों में नहीं पूछता है, हालांकि बड़े एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखेंगे विश्वविद्यालय सर कब बना, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। विश्वविद्यालय इसको 1920 में बनाया गया था। कब बनाया गया था,
1920 में इसको क्या बनाया, विश्वविद्यालय बनाया। लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुई थी, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम मदरसा आपका कहाँ पर है सर, याद रखेंगे, आपका कहाँ पर हो जाएगा, कलकत्ता में, ठीक है। और आप सभी को पता होगा अलीगढ़ का नया नाम हो चुका है हरिगढ़, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का भार कहाँ पर कैसे अधिक होता है, क्या कह रहा है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर समान होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन, किसी पिंड का भार कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इसकी बात करें, साथ ही भार पूछा है यहाँ पर। यदि आपसे द्रव्यमान पूछता तो उसका आंसर अलग हो जाता, लेकिन भार की बात करें तो ये इसका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप याद रखेंगे, ये आपकी कौन सी है, 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा है, ठीक है, याद रखेंगे। यदि आप भूमध्य रेखा पर हैं, आपका वजन 1 kg है, ठीक है, आप 100 kg मान लीजिए, ठीक है। यदि आपका वजन 100 kg है, आप भूमध्य रेखा पर हैं, आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आपके पोल होते हैं, क्या होते हैं, आप कुछ इसी तरह तो पृथ्वी है, एक दक्षिण में पोल हो गया, एक आपका उत्तर में पोल हो गया, ठीक है। जब आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं भूमध्य रेखा से, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों पर इसका भार बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का। यदि आपका वजन 100 किलो है और आप ध्रुवों पर पहुँच जाएंगे तो लगभग 105 या 110 किलो आपका वजन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे किसी पिंड का भार यदि भूमध्य रेखा से कहाँ जाएगा, ध्रुवों की ओर जाएगा, तो याद रख लेंगे क्या हो जाएगा इसमें, इसको हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे कोई वस्तु हम ध्रुवों से लेकर आए और ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आए तो उसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भार की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भार दिया है, इसके अलावा इस स्थान पर यदि आपको द्रव्यमान दे दे, क्या दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो याद रखेंगे द्रव्यमान में ऐसा क्या होता है, तो द्रव्यमान पूरी पृथ्वी पर, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान कहीं भी कैसा रहेगा, समान रहेगा, ठीक है, समान रहेगा। द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर है, इसको कभी फिर बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे। किसी पिंड का भार पूछे तो क्या होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक हो जाएगा, लेकिन वहीं द्रव्यमान पूछ ले तो ये हर जगह समान होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, क्या कह रहा है साथी, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा सर, तमिलनाडु में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। मुदुमलाई, इसके अलावा पूछ ले अन्नामलाई, ये भी पूछ लेगा, अन्नामलाई कहाँ पर है, ये भी आपका यहीं पर है, ठीक है, अन्नामलाई मुदुमलाई ये तमिलनाडु में। लेकिन बात करेंगे अंडमान निकोबार की, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार में आपका माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो याद रखेंगे, यहाँ पर मणिपुर आया है तो आप लोग ये नहीं लगा देंगे कि मणिपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, और उसमें आपको ऑप्शन भी मणिपुर दिया जाएगा, तो लेकिन आपको वो नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो सीधा होता है वो कभी सीधा नहीं होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो मणिपुर के बारे में, माउंट मणिपुर के बारे में बात करेंगे, अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसके अलावा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान सर कहाँ पर है, ये भी आपका अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क आपका ये भी अंडमान निकोबार में, ठीक है। इसके अलावा झांसी रानी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका यहीं पर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, इसकी एक प्रसिद्ध भाषा है कुचिपुड़ी, जो कि एक शास्त्रीय भाषा है कुचिपुड़ी, याद रखेंगे। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है सर, ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो तो हम देखते हैं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर आपको केवल लोड नहीं लेना, इतना ही याद रखना है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक अणु परमाणुक नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो परमाणु का हिस्सा नहीं होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो परमाणु का हिस्सा नहीं होता है। तो याद रख लेंगे, जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बारे में हमने आपको कराया है। ये क्या है, किडनी की मौलिक इकाई है, किसकी, जो मनुष्य में किडनी पाई जाती है, किडनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। किडनी जो पाई जाती है आपकी, इसको वृक्क कहते हैं। किडनी की मौलिक इकाई क्या है सर, क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखेंगे मौलिक इकाई आपकी नेफ्रॉन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन आपकी किडनी की, जो कि मानव शरीर में पाई जाती है। और अणु की बात, परमाणु की बात करें तो परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बात कर लें तो इसकी खोज की थी चैडविक ने, किसने, चैडविक ने इसकी खोज की थी सर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखेंगे। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया। क्वेश्चन पूछ लेगा खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो थॉमसन ने इसकी खोज की थी, किसने, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु का जो हिस्सा नहीं है वो नेफ्रॉन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। दूध की मिठास की बात करें तो हमने आपको बताया है क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो उसी प्रकार से लैक्टोज शर्करा जो होती है, बात करेंगे लैक्टोज शर्करा की, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी मिल्क में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। मिल्क में आपकी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड सर, ये भी याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड ये भी आपका कहाँ पर पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड ये भी आपका दूध में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ ले लैक्टोज शर्करा या लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे सर सुक्रोज की, किसकी, सुक्रोज की। तो सुक्रोज के बारे में आप लोग याद रखेंगे, सुक्रोज क्या होता है आपका, सुक्रोज आपका होता है टेबल शुगर। क्या 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 कहते हैं इसको सर, इसको कहते हैं टेबल शुगर। सर टेबल शुगर क्या होता है, तो याद रखेंगे टेबल शुगर एक प्रकार से ऐसी चीनी जो आपकी चाय में यूज की जाती है, मतलब अपने जो बेंचों पर घर में अलमारियों में या आपकी रसोई घर में रखी रहने वाली चीनी क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, यानी कि सुक्रोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, तो सर ये एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है हमको। ग्लूकोज जैसे आपको डॉक्टर देता है कि आपकी जब एनर्जी डाउन हो जाती है कि ग्लूकोज पी लो, तो ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रक्टोज क्या होता है सर, फ्रक्टोज के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये शहद 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 गन्ना, शहद के अलावा गन्ना के अलावा फल, जो भी फल होते हैं इनमें जो मिठास का कारण होता है वो सबका सब क्या होता है, फ्रक्टोज। आपका शहद मीठा होगा फ्रक्टोज के कारण, गन्ना मीठा होगा फ्रक्टोज के कारण, फल मीठे होंगे फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध में यदि दूध आपको मीठा लग रहा है तो आप में उसको क्या मिलेगी, लैक्टोज शर्करा आपको उसमें मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे कह रहा है डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है। क्या कह रहा है सर, डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख है समीर वी कामत। कौन है, समीर कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके हेड कौन है, डीआरडीओ के। और डीआरडीओ की स्थापना की बात कर ली जाए, किसकी, याद रखेंगे, तो डीआरडीओ की आपकी स्थापना सर कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1 जनवरी 1958। कब हुई थी सर, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये किसके स्थान पर बने हैं, तो जी सतीश रेड्डी। किसके स्थान पर सर, जी सतीश रेड्डी के स्थान पर ये क्या बने हैं आपके, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। जी सतीश रेड्डी के स्थान पर डीआरडीओ के प्रमुख बने हैं समीर वी कामत। सर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी कौन है, तो याद रखेंगे CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर की अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखेंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि CISR की महिला अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा माधवीपुरी बुच के बारे में याद रखेंगे, हमने आपको करवाया है, सेबी की अध्यक्ष है। किसकी, आपकी ये सेबी की अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा एस सोमनाथ की बात करें तो एस सोमनाथ आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके सर, इसरो के अध्यक्ष। और आप सभी को पता होगा इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है डीआरडीओ के प्रमुख जो कि समीर वी कामत इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। क्या कह रहा है सर, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, तंबाकू में आपका पाया जाता है निकोटीन। क्या पाया जाता है, निकोटीन। और ये निकोटीन क्या होता है, तो यदि आपने गुटखा खाया है, आप देखेंगे गुटखा में एक चीज़ लिखी होती है, कहीं इस तरह से पॉइंट बना बॉक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है 0% टोबैको। क्या लिखा होता है, 0% टोबैको। टोबैको के अलावा 0% निकोटीन। क्या लिखा होता है, 0% निकोटीन। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। यदि आप गुटखा खाते हैं तो गौर से आप देखिए, उसमें 0% टोबैको और 0% निकोटीन इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो जो तंबाकू में पाया जाता है कौन सा तत्व होता है, निकोटीन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रोटीन की बात करें तो ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जो भी चीज़ जलने के बाद आपको किस खुशबू देती है, जैसे आपका दूध जल जाता है खुशबू देता है, वो किसका उदाहरण है, प्रोटीन का उदाहरण। ठीक है, तो आप सीधी बात याद रखेंगे, जो भी चीज़ दुनिया में जलने के बाद खुशबू देती है वो सारी की सारी प्रोटीन होती है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ प्रोटीन हानिकारक भी होती हैं, कुछ आपकी फ़ायदेमंद होती हैं। और जो शरीर में पाई जाती हैं वो 20 एमिनो एसिड से बनती हैं, जिसमें आपके 10 एमिनो एसिड शरीर के अंदर और 10 एमिनो एसिड आपके बाहर के तत्वों से पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कैरोटीन की। सर कैरोटीन क्या होता है, तो कैरोटीन आपने देखा होगा गाजर में पाए जाने वाला एक तत्व है। क्या है, गाजर में पाए जाने वाला एक तत्व है जो बीटा कैरोटीन, आपने सुना होगा, जिससे विटामिन ए का निर्माण होता है। किसका, विटामिन ए का निर्माण, बीटा कैरोटीन जब गाजर में जाता है तो इससे निर्माण होता है, याद रखेंगे। ठीक है,
तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ? निकोटीन पदार्थ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है छऊ नृत्य निम्न में से कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है? छऊ नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। सर मैंने आपको एक क्लास करवाई थी जिसमें आपके शास्त्रीय नृत्य नामक टॉपिक था। क्या नाम था? शास्त्रीय नृत्य टॉपिक। उस शास्त्रीय नृत्य में क्या करवाया था आपको? एक अर्धशास्त्रीय नृत्य बताया था। क्या बताया था? अर्धशास्त्रीय नृत्य। यदि आपने वो क्लास देखी है तो उसमें बताया था मैंने आपको अर्धशास्त्रीय नृत्य। अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन है? तो आपका ये छऊ हो जाएगा। भारत का एकमात्र अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, छऊ नृत्य आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या कह रहा है सर? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी को हम सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कंफ्यूज नहीं होना। यदि पूछे साइट्रिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नींबू में पाए जाने वाला अम्ल। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मैलिक अम्ल की। तो मैलिक अम्ल सर आपका सेव में पाया जाता है। किसमें? सेव में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सेव में पाया जाने वाला अम्ल याद रखेंगे ये आपका मैलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर टार्टरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दो चीज़ों में पाया जाता है, दो फलों में पाया जाता है। एक तो आपका इमली हो जाएगा, इमली, और एक आपका अंगूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगूर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इमली और अंगूर दोनों में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साइट्रिक एसिड की बात करें, ये सिट्रिक एसिड, ये नींबू और आंवला। इसके अलावा याद रखेंगे आंवला भी ऐसा फल है जिसमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू आंवला में सिट्रिक एसिड, मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड आपका इमली और अंगूर में पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड की भी हमने बात की थी, ये कहाँ पर पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। इसके अलावा एक और एसिड याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। सर ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड आपका पाया जाता है टमाटर में। किसमें? जो आप लाल लाल टमाटर खाते हैं उसमें कौन सा होता है? टमाटर होगा, टमाटम नहीं होगा। ठीक है, टमाटर में क्या होता है? आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। जो चौरी चौरा की घटना थी ये आपकी किससे संबंधित थी? असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन में क्या था? चौरी चौरा की घटना थी। देखो, यदि आपको स्टोरी सुननी है इसकी तो 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, क्या हुआ था साथी? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से हम आपकी क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब नहीं होता है, और सहयोग। ठीक है, यानी कि हम आपका क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, असहयोग तो इसीलिए तो चलाया था। तो उन्होंने कहा था कि हम सहयोग नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण रहकर करेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे। हम सहयोग आपका नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण क्या करेंगे? आपका आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। हालांकि गांधी जी आपके वस्त्र जला रहे थे लेकिन उनमें कोई हिंसा नहीं थी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। लेकिन समय आता है आपका 4 फरवरी, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922 समय आता है, 4 फरवरी 1922, जिस वक्त गोरखपुर में एक कांड हो जाता है। आपने सुना होगा चौरी चौरा की घटना। कौन सी? चौरी चौरा की घटना। इसमें क्या होता है? यहाँ का एक दरोगा होता है गुप्तेश्वर। कौन सा दरोगा होता है? याद रखेंगे, यहाँ का एक सर दरोगा होता है गुप्तेश्वर। और ये गुप्तेश्वर सर क्या करता है? ये भीड़ पर गोलियां चला देता है, जिससे क्या होता है? भीड़ हो जाती है नाराज। जब भीड़ सर नाराज हो जाती है तो ये गुप्तेश्वर को खदेड़ लेती है। तो गुप्तेश्वर सहित इनके 20 सिपाही और थे। कितने सिपाही? याद रखेंगे, एक तो दरोगा हो गया प्लस 20 सिपाही हो गए। ठीक है, एक दरोगा 20 सिपाही, टोटल 21 लोग। ये क्या करते हैं? अपने आप को वो चौकी जो थी चौरी चौरा में उसमें बंद कर लेते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा नाराज़ थी, वो क्या करती है? मिट्टी के तेल आकर डाल देती है। जब मिट्टी के तेल डाल देती है थाने में और चारों तरफ से क्या लगा देती? आग, जिससे 21 के 21 लोग वहाँ पर क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922 की घटना है, चौरा चौरी की घटना, जिसमें भीड़, गुस्साई भीड़ ने क्या किया? आपका चौरी चौरा जो चौकी थी उसमें क्या कर दिया? आग लगा दी। ठीक है, जिससे सभी लोग मारे गए। इसमें क्या हुआ? तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी से इससे दुख हुआ क्योंकि गांधी जी ने कहा था हम सहयोग तो नहीं करेंगे आपका, यानी कि असहयोग करेंगे, असहयोग करेंगे, लेकिन उनका मतलब था कि हम शांतिपूर्वक करेंगे। ठीक है, किसी को हिंसा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे हम में और अंग्रेजों में फ़र्क क्या रह जाएगा? असहयोग करेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे सर? किसी को भी देखते थे, क्योंकि 1919 में रोलैक्ट एक्ट लाए थे, और रोलैक्ट एक्ट लाए थे वो किसी को शक के आधार पर धर लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आप हिंसा नहीं करना वरना हमको ही नुकसान होगा।
तो इस प्रकार से जब ये घटना हो जाती तो गांधी जी बहुत दुखी होते हैं। और गांधी जी उस समय बरदौली में थे। कहाँ पर थे? बरदौली में सभा कर रहे थे। तो बरदौली में उन्होंने क्या किया, 1922 की घटना बता रहा हूँ, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह अलग है, ये अलग घटना है, ये 1928 की है, ठीक है। लेकिन उस समय जब गांधी 1922 में बरदौली में थे तो ये डेट थी 12 फरवरी। कौन सी डेट थी? 12 फरवरी। इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने कह दिया कि आज से हम असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे। लोगों ने कहा क्यों नहीं करोगे, घटना तो एक छोटे से जगह में हुई, वहाँ पे बंद कर दिए, पूरे देश में बंद करने का मतलब क्या है। तो इसमें गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने अपने आप को पुलिस को समर्पित कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। अपने आप को पुलिस को समर्पित कर दिया और 6 साल की गांधी जी को जेल भी हुई थी, ठीक है। लेकिन हालांकि 1924 में छूट भी गए थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थी चौरा चौरी घटना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित थी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। तो ये थी क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखो साथी, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस प्रकार आज रिजल्ट आया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ है, ठीक है। हम भी दुखी हैं और आप भी दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं, ठीक है। हम बैठ कर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। इसका मतलब है कि हमको वो देखना है कि हमने गलतियां कहाँ पर की हैं, उन गलतियों में सुधार करना है, ठीक है। तो उन गलतियों में सुधार करना है तो एसएससी जीडी में अगली बार आपका जरूर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो देखते रहिए जीएस अब बाई डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।